जिसका देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, अभी तक हरियाणा का इतिहास के हमने 14 भाग आपको बताए हैं। आज शुरू कर रहे हैं भाग नंबर 15। तो दोस्तों, यहाँ तक कि 1991 के चुनाव में जब 51 सीटें लेकर भजनलाल जी ने सरकार बना ली थी और उस समय बहुत ज़बरदस्त एक नारा चला था और उसमें कई जाट नेता भी सीएम की दौड़ में शामिल थे, लेकिन भजनलाल जी बाजी मार ले गए थे। तो उस टाइम के राजनीति ये थी कि उस टाइम पर नग्गल से निर्मल सिंह, पाई से तेजेंद्रपाल उर्फ तेजीमान, कलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा, महम से आनंद सिंह डांगी, बेरी से ओम प्रकाश बेरी, कलाना से शांति राठी, नरवाणा से शमशेर सिंह सुरजेवाला, उचाणा से वीरेंद्र सिंह डुमरखा, बल्लभगढ़ से राजेंद्र बिसड़ा, बरवाड़ा से जोगिंदर सिंह जोग, गिराय से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, रोड़ी से जगदीश नेहरा और भी बहुत कई जाट विधायक अच्छे मजबूत बने थे। लेकिन बाजी चौधरी भजनलाल के हाथ लगी थी और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि इन विधायकों में से बहुत से उनकी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। तो अभी मैं आपको उसके बाद की जो राजनीति है 91 में वो बताता हूँ। 91 में सरकार बन चुकी थी, लेकिन 19 मई सन 1993 को नरवाणा तथा कालका के उपचुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों प्रत्याशी मैदान में आ डटे। 2 उपचुनाव होने थे, वहां से राजनीति फिर क्या करवट लेती है वो मैं आपको आज बताता हूं। चौधरी बंसीलाल और भाजपा का उपचुनाव में समझौता था, यानी अविपा भाजपा का गठबंधन था और जनता पार्टी की तरफ से यानी लोकदल समझो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी थी वो अकेले मैदान में थी और इसी प्रकार से कांग्रेस। तो ये त्रिकोणीय फाइट मानकर लोग चलते थे। तो इस चुनाव में नरवाणा में चौधरी बंसीलाल के प्रत्याशी श्री इंदर सिंह नैन, पूर्व विधायक जो बीजेपी अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे थे, और कालका में चौधरी बंसीलाल भाजपा के प्रत्याशी की मदद कर रहे थे। नरवाणा में प्रारंभ से ही प्रतीत हो गया था कि असल मुकाबला समाजवादी जनता पर जब सजप्पा होती थी लोकदल के प्रत्याशी श्री चौटाला और कांग्रेस के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला बीच है, जबकि कालका में कांग्रेस प्रत्याशी श्री चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत शुरू से नजर आ रही थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का लड़का था और मृदुभाषी था। चंद्रमोहन भी नरम ही था, उसको लोग बनाते भी थे और कालका से वो लोकप्रिय भी था। परंतु दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी की अंत तक पहचान नहीं हो पाई थी। नरवाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शमशेर सिंह सुरजेवाला को करीब 14,000 वोटों से हराकर विजयी हुए थे, यानी कि कुल आंकड़ा था मेरे ख्याल 13,955 का शायद, क्योंकि मुझे उस चुनाव में मैं भी काफ़ी सक्रिय था, इसलिए मुझे पक्का तो नहीं, लेकिन इतना ही है शायद। और चंद्रमोहन का निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा का न होकर लोकदल का रहा, वहाँ भी नंबर 2 पर लोकदल आया था। जहाँ नरवाणा में श्री चौटाला ने सुरजेवाला को छोड़कर शेष 34 प्रत्याशियों जमानत जब्त करवा दी, वहीं मुख्यमंत्री बैठे था शासक दल कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन ने अपने सभी विरोधियों की कालका से जमानतें जब्त हो गई थी। चौधरी भजनलाल को 2 सीटों में से 1 मिली, जबकि चौटाला की पार्टी की 16 सीटें पहले थी, वो 17 खड़ा हो गया था और चौटाला साहब विधानसभा में पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी भजनलाल की सरकार पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, वे बेखटक सरकार चलाते रहे। उन्होंने निर्दलियों को भी अपने पक्ष में करके मजबूती हासिल कर ली थी और कई जाट नेता उसके मंत्रिमंडल में शामिल भी थे। उसके बाद दोस्तों, वैसे चौधरी भजनलाल प्राय यह कहते रहे कि मैं जाट हूँ और जाटों के प्रति मेरा कोई भेदभाव नहीं है, परंतु उनके आचरण में जाटों के प्रति उनका भेदभाव कई बार साफ झलकता रहा। चौधरी देवलाल जब उप प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी हुकम सिंह से कृषि विश्वविद्यालय हिसार का नाम बदलवाकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रखवाया था। दूसरे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह के दामाद डॉक्टर जेपी सिंह को रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक डायरेक्टर प्रिंसिपल लगवाया था, यह मानकर कि
वो जाट नहीं बल्कि वो एक योग्य चिकित्सक तथा बहुत अच्छे प्रशासक होने के साथ साथ एक अच्छे आदमी थे, इसलिए उनकी नियुक्ति कराई थी और उन्होंने उक्त पद पर रहकर बहुत अच्छा काम भी किया। काफ़ी जेपी काफ़ी वो लोकप्रिय थे। तीसरे, हरियाणा में गुरुनाम सिंह आयोग की नियुक्ति करवाकर हरियाणा में आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलवाया था, जिनमें बिश्नोई भी थे और जाट भी। परंतु चौधरी भजनलाल को ये सब बातें खटकी और अपने कार्यकाल में सभी उपरोक्त मान्यताएं रद्द करवा दी, इसलिए उनको जाट विरोधी कहा जाता है। कई चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जिनमें साफ झलका कि ये जाटों के खिलाफ है। चौधरी चरण सिंह का नाम जब कृषि विश्वविद्यालय से भजनलाल सरकार ने हटवाया तो 80 सांसदों ने राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से उसे ज्यों का त्यों रखवाया गया, परंतु मेडिकल कॉलेज से श्री जेपी सिंह को जनता के विरोध के बावजूद तुरंत बाहर किया गया। जेपी को तो हटा दिया, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदलवा सके, क्योंकि 80 सांसदों ने उस टाइम पुरजोर अपने आवाज उठाई थी और लोकसभा में आवाज बुलंद करके उसको ज्यों का त्यों रखवा दिया था। तीसरे, गुरुनाम सिंह आयोग की मान्यता भी समाप्त कर दी गई थी और उसके स्थान पर हरियाणा सरकार ने अपने एक अन्य फैसले द्वारा गुरुनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में दी गई जाटों की आरक्षित रियासत को समाप्त कर दिया था। जो रियायतें आरक्षण की दी गई थी वह भी उसने खत्म कर दी, बाकी ज्यों के त्यों रख लिए गए, बल्कि उनमें कुछ अन्य जातियों नाम भी और बढ़ा दिए गए, जाटों को हटा दिया। चौधरी भजनलाल पर उनके पिछले शासनकालों के दौरान भी उनकी अनियमितताओं, भ्रष्ट तौर तरीकों, आचरणों, भाई भतीजावाद, अनैतिक तौर पर संपत्ति संचय आदि के आरोप लगते रहे, परंतु उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इसी प्रकार मई सन 1991 से मई 1996 तक उनके शासन के दौरान भी उन पर अनेक घिनौने लांछन लगते रहे, परंतु उनकी सरकार के स्थायित्व पर कभी ऐसी स्थिरता के बादल नहीं मंडरा सके। उनके विरुद्ध जांच आयोग भी बिठाए गए, उनके विरुद्ध अनेक प्रकार के केस भी दायर हुए, और केस भी उस समय जब वे बंसीलाल मंत्रिमंडल में मंत्री थे, जब वे केंद्र में मंत्री थे या सरकार से बाहर थे, परंतु उनका कभी बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि वे इस युग के या उस जमाने के समझो एक करिश्माई नेता का रोल अदा करते रहे हैं। उनका चरित्र देश के या प्रदेश के अन्य नेताओं से अलग रहा। मूल रूप से उनकी व्यापारिक मानसिकता रही है। उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका हाव भाव, उनका व्यवहार, उनकी बोलचाल या प्रत्येक प्रकार का आचरण एक व्यापारिक आचरण रहा है। वे हर बात को व्यापारिक तौर तरीके सोचते थे और अपने व्यवहार में पारंपरिक या व्यापारिक ढंग का प्रयोग करते रहे। उन्होंने राजनीति को व्यापार की पगडंडी पर घुमा दिया, यानी वे बड़े चालाक और चतुर थे। वे अत्यंत मृदुभाषी, मिलनसार और लचीले स्वभाव के अद्भुत राजनेता रहे हैं। वे अपने जीवन में कभी हार न मानने वाले तथा निराश न होने वाले कुशल खिलाड़ी थे। वे कभी आक्रोशपूर्ण भाषा का प्रयोग न करके हर समस्या को सहज भाव से सुलझाते थे। उनका संसार में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं और न वे किसी के दोस्त या दुश्मन थे। वे कांटे से निकालने में सिद्धहस्त थे। उनका हर लक्ष्य हाल में विजय प्राप्त करना था। विजय प्राप्त करने के तरीके नैतिक हों या अनैतिक हों, यानी असली राजनीतिक थे। कार्य अगर सत्ता हासिल करना है तो करना है, चाहे वो कुछ भी शाम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनाई जाए। विजय प्राप्त करने तरीके नैतिक अनैतिक इस बात से उन्हें कोई स्वीकार नहीं था। वे हर हाल में सफल रहने वाले अद्वितीय नेता या राजनीति में अभिनय करने वाले भी नेता थे। वे फाउल खेल कर भी आउट नहीं होते थे। वे झूठ बोलते हुए भी सच्चे मालूम होते थे। वे अपने ड्रामाई अंदाज को वास्तविकता में बदलने की कला जानते थे। वे अपने साई वे कभी नाराज नहीं होने देते थे। वे हर खैरात का मजा मिल बांट कर लेते थे। वे देश और समाज की भलाई का ठेका न लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन सहज भाव से करके अपनी पारी खेलते थे। इसलिए वे अनेक विरोधाभासों के बावजूद भी किसी घेरे में नहीं गिरते थे। उनका सन 1991 से 96 तक का कार्यकाल भी काफी चर्चित तथा आलोचनाओं से भरा रहा। तो दोस्तों, अभी 12 मार्च 1993 को नहरी पानी का आकलन ये मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा, जो वो कमेटी का एक गठन किया था ओम प्रकाश बेरी की अध्यक्षता में। अगली बार मैं आपको इस पानी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अब आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरियाणा की राजनीति का ज्ञान हो। नमस्कार, जय हिंद।